अब तक नहीं आए, वो फिजिकल स्टूडेंट जिनकी क्लास थी वो अब तक नहीं आए, सारे ऑनलाइन ही बैठे हैं मुझे लग रहा है आज। तो खैर आज जो है वो हमें जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ये समझना था। देखें नॉर्मली जो हम पहले करते हुए आए हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने लीनियर इंटरपोलेशन, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन और इसी तरीके की इंटरपोलेशन जो है वो जारी रहेंगी। तो अगर देखें लीनियर इंटरपोलेशन के अंदर काम किस तरीके से होता है, लेट सपोज के ओरिजिनली कर्व कुछ इस फॉर्म में है या फिर ओरिजिनली कर्व जो है वो कुछ इस फॉर्म में है या फिर ओरिजिनली कर्व जो है वो इस फॉर्म में। अब आप सोचें कि मैं ब्लू से जो है वो लीनियर फिट को शो करूंगा, लीनियर कर्व की फिटिंग को, कि लेट सपोज अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन फिट कर लूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेट सपोज कि इस वैल्यू पे अगर मुझे इंटरपोलेशन करनी है, इस वैल्यू पे इंटरपोलेशन करनी है, मैंने पहले इंटरपोलेशन कर ली 1 और 3 के लिए, अब मुझे करनी है लेट सपोज कि 2 यहाँ है, 1.9 के लिए जो है मुझे इंटरपोलेशन करनी है। तो 1.9 पे जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो है ये वाली, लेकिन हमारी इंटरपोलेशन के मुताबिक वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। और ये पार्ट हमने कहा था पिछली मरतबा भी कि दिस पार्ट इज बेसिकली एरर, ठीक। सिमिलरली अगर आप सोचें कि यानी यहाँ पे तो एरर आ रहा है, लेकिन अगर इस टाइप का कर्व हो और मैं इंटरपोलेशन करूँ कुछ यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज कि ये है 1 2 3 4 5 और ये होगी 6, तो 1 और 6 के दरमियान मैं इंटरपोलेशन कर रहा हूँ इस कर्व की। 1 और 6 के दरमियान जब मैं इंटरपोलेट करता हूँ तो अब एक लाइन मुझे इस तरह से कुछ मिल जाएगी। जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ लाइन जो है वो ओवर क्या कहते हैं जो ओवरलैप हो रही है। इस वाली कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इसमें लाइन कहीं पर भी ओवरलैप नहीं हो रही। तो चाहे कोई सी भी वैल्यू पे आप जो है वो एरर, कोई सी वैल्यू पे इंटरपोलेट क्यों ना करें, कहीं पर भी इन तमाम वैल्यूज पे इन सब में एरर मौजूद होगा। लेकिन आप सोचें इस कर्व के साथ क्या होगा कि जब मैं 2 पर इंटरपोलेट करूंगा तो एक्चुअल वैल्यू तो 2 की ये है, लेकिन मैं कैलकुलेट ये वाली कर रहा हूँ तो एरर मौजूद है। 3 पे करूंगा तो सिमिलरली ठीक है, इसी तरीके से एरर मौजूद है। 4 पे करूंगा तो एरर काफी कम हो जाएगा। 5 पे अगर आप देखें या 4 पॉइंट लेट सपोज कि 4.2 से लेकर और 6 तक अगर आप गौर करें तो ओवरलैप हो गया कर्व, तो इसका मतलब यहाँ पर एरर नहीं होगा। अच्छा, अब एरर होना, एरर का ज्यादा होना या कम होना, इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इंटरपोलेशन, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, क्यूबिक इंटरपोलेशन और जैसे जैसे हम ऑर्डर बढ़ाते चले जाएंगे ये इस ऑर्डर ऑफ इंटरपोलेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नॉर्मली कहा ही जाता है कि द एक्यूरेसी ऑफ द इंटरपोलेशन इंक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल और ऑर्डर ऑफ फिटेड पॉलिनोमियल। तो नॉर्मली तो ये कहा जाता है, लेकिन वी कैन नॉट से दिस इन जनरल कि ये जनरली मुमकिन नहीं है बात। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। अब आप अगर सोचें कि ये वाला सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं लाइन फिट करता हूँ एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, क्या होगा? 100% एक्यूरेसी होगी यहाँ पे। तो लाइन फिट कर रहा हूँ, सबसे कम ऑर्डर का जो है वो जो पॉलिनोमियल है वो मैं यहाँ पे फिट करने जा रहा हूँ, लेकिन 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मे बी मैं कहूँ कि लेट सपोज के 80% एक्यूरेसी। यहाँ पर अगर देखूँ तो अच्छी खासी परसेंट जो है वो मतलब कम हो जाएगी, 60% 65% एक्यूरेसी आपके पास आएगी। तो इन 3 सिनेरियोज के अंदर जैसे जैसे कर्व का स्ट्रक्चर चेंज हुआ वैसे वैसे पूरे इंटरपोलेशन की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, अब अगर आप सोचें कि मैं इसी कर्व के ऊपर जहां 100% एक्यूरेसी थी, तो अपनी उस जनरल बात को नॉर्मल वाली जो कहा जाता है कि इफ वी इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल टू बी फिटेड तो एक्यूरेसी विल आल्सो इंक्रीजेस। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर बढ़ा दूं, यानी कि मैं यहाँ पे एक पैराबोला फिट कर दूं, ये रेड वाला जो है वो मैं पैराबोला फिट कर रहा हूँ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, रेड से जो है वो मैं क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फिट। तो आप सोचेंगे यहाँ एक्यूरेसी क्या होगी? यहाँ एक्यूरेसी और कम हो जाएगी। अच्छा, इस सिनेरियो में क्या होगा?
इस सिनेरियो में एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त आएगी, 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, मे बी 100% इफ इट्स जनरल और स्टैंडर्ड पैराबोला। इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में बाज अच्छी खासे पॉइंट्स के ऊपर वो एक्यूरेसी होगी, लेकिन फिर बाद वाले पॉइंट्स के ऊपर एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। तो ये चीज़ मैं बताना यहाँ चाह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाने से, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको फिट करना है, इसके बढ़ाने से एक्यूरेसी का ताल्लुक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी इन जनरल तो नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ इन जनरल, तो इन जनरल वी कैन नॉट स्टेट दैट if the order of the polynomial increases, the order of the accuracy will also increase. No, in general we cannot state that. ये depends upon the structure of the original function. So in this scenario हमने linear और quadratic interpolation को complete कर लिया था last lecture के अंदर। आज हम उसी इंटरपोलेशन, न्यूटन इंटरपोलेशन की जनरल फॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल फॉर्म में पहली चीज जो डिस्कस करने की बात है वो है कि एफ एन एक्स आपका जो फंक्शन होता है, यानी कि टू बी फिटेड, वो आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, b1 प्लस b2 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b3 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस अप टिल, और यहाँ आ जाएगा bn क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x1, और ये पूरा भी चलेगा, यानी फैक्टर्स चलेंगे x माइनस x n माइनस 1 तक। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, ये n माइनस 1 है इसका, तो यहाँ तक आपके पास जो है वो ये फैक्टर चलेंगे। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप गौर करें कि जनरल फॉर्म ऑफ द न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक के लिए काम किया था। हाँ, यहाँ पर जो b1 b2 एंड अप टिल bn ये डिफाइन किए जा रहे होते हैं कुछ इस तरह से, वेयर b1 is equals to f of x1 as we have in linear or simple quadratic interpolation, b2 will be equal to f of x2 minus x1। now ये जो चीज है यहाँ पर ये कहलाता है एक ब्रैकेट फंक्शन, ये है ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन जो है वो फर्दर मैं डिफाइन करूंगा, ये डिफाइन हुए मैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से b3 is equals to this one, यानी x3 x2 x1 हो जाएगा, bn will be equal to xn minus 1 up till x1, यानी x1 से जो लास्ट वैल्यू है उससे हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक x1 तक जाएंगे। यानी लेट्स सपोज अगर b4 होता हमारे पास, तो b4 होता आपके पास, सॉरी b4 जो है वो ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे हम, तो ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में b4 विल बी इक्वल टू f of x4 x3 x2 x1, where the bracket functions are defined as, अब again where bracket functions are defined as if the bracket of two values, if you have a bracket of two values, that means the value will be finally evaluated as f of x1, यानी अगर let's suppose xi है तो यहाँ मैंने xi लिख दिया, और अगर xj है तो xj इस तरीके से चला लेंगे यहाँ पर। ये फंक्शन जो है वो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इस तरह से कि f of xi xj इसके इक्वल है। फिर उसके बाद अगर आप गौर करें कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल जो आपके पास है उसको, ये जो 3 ब्रैकेट फंक्शन है यहाँ पर, इस 3 के अंदर ये पहले कन्वर्ट करेगा इसे 2 के अंदर, यानी 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये इस तरह से कन्वर्ट करेगा, पहले f of xi xj और फिर f of xj xk। आप याद करें जो ब्रैकेट फंक्शन, जो क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन का b2 वाला फॉर्मूला था, वो b2 वाला फॉर्मूला कुछ इसी तरह से था कि xi माइनस xk लास्ट में था और इस जगह पर 2 इस तरह के फंक्शंस थे। यानी अगर आप गौर करें xi xj की वैल्यू क्या हो जाएगी, f of xi माइनस f of xj डिवाइड बाय xi माइनस xj इन माइनस, और यहाँ हो जाएगा xj xk की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी के मुताबिक, इसके मुताबिक बस सिर्फ i j की जगह आप j और k लगाना है आपने। तो इसको इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा xj माइनस f of xk डिवाइडेड बाय xj माइनस xk, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम गौर करें कि जो फंक्शन है, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो n वाला फंक्शन है वो कुछ इसी तरीके से इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह चल रहा है, xi xj तक यानी सेकेंड लास्ट तक, फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट तक, फिर सेकंड से लेके लास्ट तक, यानी ये जो चल रहे हैं ब्रैकेट फंक्शन ये इस तरह चल रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड लास्ट, फिर सेकंड से लास्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी गौर करेंगे, यहाँ क्या होगा
यहाँ पे भी इसी तरीके से जो है वो हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है xn से और x1 तक जा रहा है। तो फर्स्ट से सेकंड लास्ट है x2 तक, यानी xn से x2 तक जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है xn से x2, फिर उसके बाद xn-1 से लास्ट तक, यानी सेकंड से लेकर लास्ट तक, तो ये xn-1 से लेके x1 तक। अब क्या होगा, यानी कि इसको अगर हम फोर्थ डिग्री में चले जाएं, फोर्थ उसमें ऑर्डर में चले जाएं, तो पहले वो थर्ड में कन्वर्ट करेगा, थर्ड से सेकंड में और सेकंड से फर्स्ट में। एक जरा फॉर्मूला बनाते हैं हम यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन आ गया। एक फॉर्मूला बनाते हैं, लेट सपोज हमें करना है कुछ f4 ऑफ x को फिक्स करना है। 4 ऑफ x का क्या मतलब है कि 4 आपके पास वो आ जाएंगे b1 वाले फंक्शन, b1 b2 b3 b4। तो b1 प्लस b2 इंटू x माइनस x1 प्लस b3 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस b4 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3। ठीक है, तो ये बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, वेयर b1 will be always equal to f of x1, b2 is defined as a bracket function of f of, किस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट फंक्शन लिखना है बल्कि यहाँ पे, बताइए, माइक ऑन कर ले भाई कोई भी, रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलेगा ये x2 x1। ठीक है, और x2 x1 किस तरह डिफाइन हुआ है, x2 x1 आपका डिफाइन हुआ है f of x2 माइनस f of x1। एक मिनट, यहाँ पे x1 x2 लिखेंगे, वैसे x2 x1 है ना, हाँ ठीक है, हम सही चल रहे हैं कि f of x2 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर b3 की वैल्यू होगी आपके पास f of x3 x2 और x1। ठीक है, ये यानी f ऑफ ब्रैकेट फंक्शन इस तरह से चल रहा है। अब ये x3 x2 x1 किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 2 ब्रैकेट फंक्शन के अंदर ब्रेक हो जाएगा ये x3 और x2 माइनस, और फिर ये हो जाएगा x2 और x1, पहले थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर ब्रैकेट फंक्शन में आएगा, और यहाँ आ जाएगा x3 माइनस x1। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेकंड ऑर्डर वाला है इसे भी आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे सेकंड ऑर्डर वाले xi और xj वाले फॉर्मूले के मुताबिक। तो मैं चाहता रहूँ कि यहीं पे कहीं लिख लूँ, थोड़ा छोटा छोटा सा लिख लूँगा कि देखिए इसको फर्दर डिफाइन हम इस तरह कर लेंगे कि f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 माइनस ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जो आपके पास पहले से मौजूद है x3 माइनस x1। तो ये तो बन गया b3 का फॉर्मूला। ये b3 का फॉर्मूला तो हमने क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन तक भी देखा था। असल है यहाँ पर b4 का फॉर्मूला। b4 का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि b4 होगा इक्वल टू f ऑफ x4 x3 x2 और x1। ठीक है, रिवर्स में चलेंगे तो पहले एक ब्रेक किस में होगा, पहले ब्रेक होगा थर्ड ऑर्डर के अंदर, यानी कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे कुछ इस तरह से कि दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x4 x3 x2 माइनस, फिर थर्ड ऑर्डर किस तरह बनाना है, x3 x2 और x1 डिवाइड किससे होगा, x4 माइनस x1 से, फाइनल डिवाइड। फिर इसे भी हमें एक्सपेंड करना है, थर्ड ऑर्डर का जो है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ब्रैकेट फंक्शन जो भी है इसे एक्सपेंड करना है। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए ये ब्रेक होगा 2 के अंदर। 2 किस तरह से ब्रेक होंगे, f ऑफ ये हो जाएगा x4 x3 माइनस, और ये हो जाएगा x3 x2, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा x4 माइनस x2 माइनस, ये वाला भी फिर फर्दर 2 के अंदर ब्रेक होगा, फर्दर 2 में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x3 x2 माइनस x2, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन हमने स्क्वायर में डिफाइन किया हुआ है, x2 x1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1, और होल डिवाइडेड बाय क्या है,
x4 माइनस x1। अब मसला ये है कि डबल ब्रैकेट फंक्शन को भी फर्दर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो डबल ब्रैकेट फंक्शन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3 माइनस ये हो जाएगा f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, x4 माइनस x2 तो पहले से ये मौजूद है, ठीक है, माइनस फिर ये डबल ब्रैकेट फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 माइनस ये हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड होल डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1 एंड फर्दर होल डिवाइडेड बाय, मैं इसको कितना कैसे एक्सपेंड करूं, x4 माइनस x1 हो, डबल लंबा वाला होल कर दिया मैंने, बस यहाँ पे होल डिवाइडेड, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है B4 का, भयानक सा फॉर्मूला। अगर आप सोचें मुझे B5 का फॉर्मूला बनाना पड़ जाता, मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। B5 के फॉर्मूले में 5 पहले, यानी यहाँ पे x5 x4 x3 x2 x1 आता, फिर उसके बाद यहाँ पहले 4 में ब्रेक होता और यहाँ भी 4 में ब्रेक होता, यानी ये पूरा फॉर्मूला मैंने 4 का लिखा है अभी, ये पहले ऊपर यहाँ आता, फिर माइनस, फिर यहाँ आता एंड होल डिवाइड में फिर वो फर्दर आता, ठीक है। तो इतना लंबा फॉर्मूला जो है वो एक्सपेंशन हो जाता। तो ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो हो रही है डिवीजन की, डिवाइडेड डिफरेंसेस की। तो डिवाइड करने की जो प्रॉब्लम है ये जहन में रखिएगा, सिर्फ डिवाइड होने की वजह से मैंने ये सारी चीजें बताई कि देखिए एक डिवीजन है ये वाली, ठीक है, फिर एक डिवीजन है ये वाली, फिर एक डिवीजन है ये वाली, फिर एक डिवीजन है ये वाली, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद फिर फर्दर डिवीजन ये वाली है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद इन दोनों की डिवीजन ये वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद जब कंप्लीट ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट होगी तो फिर फर्दर एक और डिवीजन। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मल्टीपल डिवीजन का जो है वो एक इशू आता है। बस ये वाली चीज अपने जहन में रखिएगा कि स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मल्टीपल डिवीजन, ठीक है। और मल्टीपल डिवीजन को मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, इस मल्टीपल डिवीजन को बाद में काउंटर किया है लेग्रांज ने, लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ने। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा और वो लास्ट टॉपिक होगा हमारे कोर्स का भी। तो फिलहाल जो है वो हमें जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ 17.3 वगैरह बुक की एग्जांपल है, तो मैं इसको वो हाईलाइट नहीं कर रहा। वो एग्जांपल ये थी कि आपको ln2 की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। इसका मतलब फंक्शन जो था वो f of x आपके पास इक्वल था ln x के, ठीक है। तो इसके मुताबिक ln2 की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। x1 x2 x3 पहले भी गिवन थे, x4 और x5 नहीं, x4 ये यहाँ पर आ गया क्योंकि हमें जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फिट करना है। थर्ड ऑर्डर का मतलब है कि हमें 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो x1 जो है वो इक्वल है 1 के, x2 जो है वो इक्वल है 4 के, x3 इक्वल है 6 के, x4 इक्वल है 5 के, ठीक है। अच्छा, इसको यूं कर लें, x3 को 5 कर लें और x4 को जो है वो 6 कर लें, तरतीब हो जाएगी इसकी। और हमें जो है वो यानी गिवन जो है वो ln1 की वैल्यू, यहाँ से ln1 की वैल्यू हम इवेल्युएट कर सकते हैं, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से ln4 की वैल्यू पिछली एग्जांपल में भी गिवन थी, आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख लें। यहाँ पर ln5 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने दी हुई है इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में 1.609438, तो ये मैंने लिख दी। ln6 की वैल्यू ये चेक कर लें क्या है। तो दो वैल्यूज आप मुझे बता दें, ln4 की वैल्यू बता दीजिए चैट के अंदर बता दें और ln6 की वैल्यू बता दें कैलकुलेटर से। जल्दी कर ले भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो वो अजीब सा हो जाता है, बीच में साइलेंस जो है वो अजीब सी लगेगी।
गुड। ln 6 की आ गई 1 पॉइंट नहीं, अच्छा इसको आशीष सलीश इसको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लें, 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस तो लें। देखिए इन्होंने 6 डेसिमल प्लेस दिए हैं, उनमें से 6 ले लें तो अच्छी बात है, ताकि सारी वैल्यूज जो है वो एक जैसी हो जाएंगी। ln 4 की आ गई है 1.38629। ln 6 की भी बता दें प्लीज। ln 6 की आ गई 1.791759। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ln 4 और ln 6 की, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आप सोचें कि अगर मुझे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फिट करना है, तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फिट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, अच्छा यहाँ पे मैं एक शायद मिस्टेक कर दी यहाँ पे मैंने, ये एफ एन एक्स नहीं, ये एफ एन माइनस वन एक्स है। ये अभी मुझे याद आ गया था, मैं बताना भूल गया था क्योंकि ये फॉर्मूला बना रहा था। तो एफ एन माइनस वन एक्स है यहाँ पर। ठीक है, जनरल पॉलिनोमियल एफ एन माइनस वन के लिए है। तो इन केस अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है एफ थ्री के लिए आप काम कर रहे हैं। एफ थ्री का मतलब है, देखिए वैसे बस आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो क्यूबिक के अंदर जो है वो 4 हो जाएंगे। B4 तक जाना है, बस सिंपल सी बात ये है यहाँ पे। B1 प्लस B2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, प्लस B3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और B4 एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री। तो B1 की वैल्यू ये हम लोग अभी लिख चुके थे, B1 की वैल्यू ये है, B2 की ये है, B3 की ये है, और B4 की फाइनली ये रही पूरी वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। हमें क्या करना है, ये सारी चीजें बस सब्स्टिट्यूट करनी है। फर्स्ट करें B1 एफ ऑफ x1 के इक्वल है, x1 आपके पास गिवन है, ठीक है ना, x1 तो गिवन था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ln1 का फॉर्मूला, ln1 की वैल्यू जो है वो B1 की वैल्यू हो जाएगी। B2 के अंदर जो है वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 का। तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, यानी कि ये आपके पास गिवन होगी 4 के लिए, ln4 माइनस ln1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसकी वैल्यू किस तरह से बनेगी B3 की, यहाँ आ जाएगा ln5 माइनस ln4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा आपके पास ln4 माइनस ln1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ फाइनली आ जाएगा 5 माइनस 1। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ जो कैलकुलेशन करनी है B4 की, B4 के फॉर्मूले के अंदर भी यही रखा जाएगा, ln6 माइनस ln5, फिर यहाँ ln5 माइनस ln4 ये चलेगा, फिर ln4 माइनस ln3, सॉरी ln क्या था, कुछ गड़बड़ कर दी, ln6 ln5 ln4 और x3 ln5 है यहाँ पे, ln5 और ln4, फिर ln4 और ln1 यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। ये सारी वैल्यूज भी आपके पास मौजूद है और ये सारी वैल्यूज भी मौजूद है। तो ये तमाम वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है इन तमाम फॉर्मूला में, और आपके पास B1 B2 B3 और B4 की वैल्यू वो आ जाएगी। जब B1 की वैल्यू आ जाएगी, B2 की आ जाएगी, B3 की आ जाएगी, B4 की आ जाएगी, x1 की वैल्यू आपको मालूम है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू मालूम है, यहाँ x1 की, x2 की और x3 की वैल्यू मालूम है। तो अब आप सोचिए कि आपका पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ x की वैल्यू रह जाएगी, यानी आपका पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्म में रह जाएगा। इस x के लिए हम क्या करेंगे, इस x के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें करना है ln2 के कैलकुलेशन करनी है। तो x का मतलब है 2, x की जगह भी 2 रख लें, और फाइनली आपके पास f ऑफ 2 का आंसर विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो फॉर्मूला शीट ये ज़ाहिर है ये आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा ये पूरा लेक्चर। तो ये फॉर्मूला शीट के मुताबिक जो है वो फॉर्मूला आपको सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फाइनल आंसर B1 B2 B3 B4 का इवैल्यूएट करना होगा। B4 तक वैल्यू इवैल्यूएट करके आप यहाँ पर रखेंगे और x की जगह पर 2 रख देंगे, तो ln2 का आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। उस आंसर को मैच भी कर लीजिएगा ट्रू वैल्यू ऑफ ln2 से। ट्रू वैल्यू ऑफ ln2 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर गिवन थी। तो बहरहाल ये आपको काम करना है। इसमें जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हैं। या तो आप फॉर्मूलाए जनरल न्यूटन्स पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूलाए के बजाय आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से काम चला लें।
ठीक है। डिवाइड डिफरेंस टेबल यहाँ पे किस तरीके से है, ठीक है, उसूलन तो डिवाइड डिफरेंस टेबल हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए अगर मैं कहूँगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, तो देखें जो पहला डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, वो होगा आपके पास y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप गौर करें ये वही चीज तो है जो पहले है, f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यानी इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा हुआ था कि ये b2 की वैल्यू है, ठीक है। बहरहाल ये वाली वैल्यू भी वैल्यूएट करनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू चाहिए आपको y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय y2, सॉरी डिवाइड बाय x3 माइनस x2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएगा y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंसेस बनेंगे। अब सेकंड डिफरेंसेस क्या होंगे, सेकंड डिफरेंसेस जो है वो आपके पास हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आज हाथ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। सेकंड डिफरेंसेस आपके पास हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, देखिए y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2 की एक वैल्यू है, माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, होल डिवाइड में आ जाएगा x3 माइनस x1। तो यही तो आपके पास था b3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यही डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, यानी ये आगे कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से, यही डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जरा ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में लिख लें। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, x y की वैल्यूज हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो ये वैल्यूज फिर फर्दर आपके पास आएंगी कुछ इस तरह, यानी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर यहाँ आ जाएगा b1 जो कि इक्वल होगा, b1 तो इसी के इक्वल है, ये रहा b1, ठीक है। ये होगा b2, ठीक है। b2 इक्वल हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 के, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या होगा, यानी इसको थोड़ा सा मैं अगर ब्रैकेट फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये ब्रैकेट फंक्शन किसका है, f ऑफ x2 x1 का है। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 x2 का ब्रैकेट फंक्शन, सॉरी माइनस नहीं कॉमा है यहाँ, फिर ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट फंक्शन हो जाएगा x4 और x3 का ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। फिर फर्दर अब तीन ब्रैकेट, इन दोनों का जो डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा वो तीन ब्रैकेट फंक्शन के इक्वल है। तो आप सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बना लें, ये डिफरेंस टेबल मैंने पहले ही बनवाया हुआ है, x3 प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बहुत दफा बना चुके हैं। ये इसके इक्वल होगा जो कि हमें सिर्फ ये रिक्वायर्ड है, लेकिन अगली वैल्यू के लिए ज़ाहिर है हम ये वाली कैलकुलेशन भी करेंगे, x4 x2 और x1, और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट आपके पास बन जाएगा x4 x3 x2 और x1, यानी ये वाली जो है वो आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आ जाएगा। बना के देख लेते हैं किस तरह बनेगा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एक दफ़ा और, क्योंकि पहले हम कर तो चुके हैं लेकिन शायद आप लोग भूल गए। तो x और y की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 1 पर गिवन है, 4 पर गिवन है, 5 पर गिवन है और 6 पर गिवन है। अगर आप गौर करें तो ये वैल्यूज कोई स्टैंडर्ड यानी किसी खास डिफरेंस के मुताबिक नहीं है। 1 और 4 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, 4 और 5 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 5 और 6 के दरमियान भी 1 का डिफरेंस है। तो आप याद करें हमने कहा था कि जब डिफरेंस स्टेप साइज या वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर स्ट्रक्चर्ड ना हो, यूनिफॉर्म डिफरेंसेस के साथ ना हो, तो हम डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करते हैं। ये सेंटेंस आपको याद आना चाहिए जब मैं डिफरेंस टेबल वगैरह वाली वर्किंग पढ़ा रहा था, कि जब हमारे पास डिफरेंसेस सेम होते हैं तो हम नॉर्मल डिफरेंसेस से जो है वो फॉर्मूला बना रहे होते हैं, यानी फॉरवर्ड से, बैकवर्ड से, सेंट्रल से। लेकिन जब हमारे पास ये डिफरेंसेस सेम नहीं होते तो मैंने कहा था कि हम डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस, फिलहाल y की वैल्यूज यहाँ पर हैं 0, यहाँ 4 पे वैल्यू आई थी आपके पास 1.38629, यहाँ 5 पे वैल्यू है, 5 पे वैल्यू क्या थी,
ln5 की वैल्यू इन्होंने दी हुई थी वैसे, ln5 की वैल्यू है 1.609438 एंड 1.609438 1.609438 और ln6 की वैल्यू आप लोगों ने बता दी थी 1.791759। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड डिफरेंस निकालना है। देखिए मैं कह रहा हूँ न्यूटन्स के जो फॉर्मूले हैं ना वो ठीक है, जनरल फॉर्मूला है वो, और वही फॉर्मूला सेट करते हैं, लेकिन डिवाइडेड डिफरेंस से अगर आप काम चलाएं बड़ा आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पहला डिवाइड डिफरेंस कैसे आएगा, 1.38629 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, यानी ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा कि आप जो है वो लिखेंगे खाली 1.3438629 डिवाइड करा देंगे आप इसको किस चीज से, देखिए डिवाइड कराया जाएगा इन दोनों की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज से। कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है 4 माइनस 1, ठीक है, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 से अगर हम डिवाइड करा दें यहाँ पर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 0.42, यानी यहाँ वैल्यू आ गई बेसिकली इसकी डायरेक्टली 0.42, बहुत लंबी वैल्यू है, 462096 4620967, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे 1.609438 माइनस 1.38629 डिवाइड में आएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो बेसिकली सिर्फ इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस आ गया आपके पास। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस बता दें क्या आ रहा है कैलकुलेटर से जल्दी से, आप लोग भी तो एक्टिव रहें, मैं ही सारा काम कर लूँ, कैलकुलेटर भी मैं यूज़ करूँ। वैसे तो 2-3 स्टूडेंट ही आंसर कर रहे होते हैं, सलीश, नासिर, साकिब, आज स्टूडेंट कम लग रहे हैं मुझे क्लास में। जी भाई, डिफरेंस बता दें इन दोनों का, इतनी देर में तो मैं खुद ही कर लेता। 0.223148, थैंक यू, 223148। अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ होगा 1.791759 माइनस इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा माइनस 1.609438 डिवाइड में होगा 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 भी 1 के इक्वल है। यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस बता दें क्या आ रहा है, 0.182152, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंसेस हम निकालेंगे तो सारे, लेकिन हमारे काम के डिफरेंसेस कौन कौन से है खाली, ये है B1, ये है B2, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखेंगे सारी। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब आपके पास होगा, जरा गौर करें, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कराएंगे हम, यही था ना फॉर्मूले के मुताबिक, ये ब्रैकेट फंक्शन पहले ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू है, सॉरी ये वाली पहले ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू, ये दूसरे ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू, तीसरे ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू, तो हमें क्या करना है, इन दो ब्रैकेट फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कराना है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फिर उसके बाद डिवाइड कराना है। तो 5 माइनस 1 यानी 4, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कुछ इस तरह होगी 0.223148 माइनस 0.4620967, इसको मैंने फर्दर राउंड ऑफ कर दिया 6 डेसिमल प्लेस तक आगे, डिवाइड में आ जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा 0.182152 माइनस 0.223148 डिवाइड में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इसकी लास्ट वैल्यू है 6 और इसकी फर्स्ट वैल्यू है 4, तो 6 माइनस 4, ठीक है। तो ये बता दें जरा कैलकुलेट करके जल्दी से क्या आ रहे हैं आंसर्स, जी ये वैल्यू आ रही है आपके पास -0.059737 ओके, इसकी भी वैल्यू बता दें। अच्छा इसमें से जैसे मैंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है फिलहाल,
ठीक है, तो B3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई पूरी -0.597372। ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। ये कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस में है, आपके पास ये है -0.020498। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है वो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ कि -0.020498 माइनस, जगह कम है, मजबूरी है, इसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा, माइनस ऑफ, माइनस अगेन होगा -0.005977372 एंड होल डिवाइडेड बाय, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इसकी लास्ट वैल्यू है 6 और इसकी फर्स्ट वैल्यू है 1, तो 6 - 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को कैलकुलेट करके बता दें क्या बन रहा है फाइनली आंसर, यहाँ क्या आ रहा है। तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपके पास B4 का आंसर। ठीक है, ये वाली पूरी जो भी कैलकुलेशन आपने करी है ये है B4 के लिए। तो आपके पास वैल्यू आ गई ये 0.0078478। ठीक है, तो B1 B2 B3 B4 इन तमाम वैल्यूज को हम उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला था क्वेश्चन के अंदर ये रहा, B1 B2 B3 B4, इन चारों में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर x1 आपके पास मौजूद है, x2 आपके पास मौजूद है, x3 आपके पास मौजूद है, x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो इस ये वाले फॉर्मूला, जो एक भयानक सा फॉर्मूला था, डेंजर सा फॉर्मूला था हमारे पास, इससे जान छुड़ाने के लिए हमने क्या काम किया, हमने इसी का एक सिंपल सोल्यूशन ये निकाल लिया कि डिवाइडेड डिफरेंसेस को यूज कर लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये असल में रिप्रेजेंटेशन है ही डिवाइडेड डिफरेंसेस की, लेकिन नंबर की फॉर्म के अंदर, क्योंकि जनरल फॉर्म के अंदर जब हम लिखते हैं या फॉर्मूला वाली स्टेज के अंदर जब हम होते हैं तो उसके अंदर वो अजीब सा ही लग रहा होता है, दिखने में अजीब सा ही लग रहा है, ये बड़ा भयानक सा है। हम काम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, ये जो आसान सा यहाँ डिवाइड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह कर लिए, काम हमने भी यहाँ पे भी वही काम किया है जो पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्योंकि नंबर्स के साथ काम हो रहा है इसलिए आसान लग रहा है काम। ठीक है, तो ये B1 B2 B3 B4 की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम याद रखिएगा, न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का मसला सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंसेस का ही है। जो डिवाइडेड डिग्री वो होता है, आप करा रहे होते हैं, कोई नंबर करा रहे होता है, उसका ही डिफरेंस आता है। रीजन ये है कि लेट सपोज अगर डिवाइड कराने पर वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, बहुत ज्यादा छोटी का मतलब है 0.000000000 एंड सो 20 जीरो आ गए और उसके बाद जो है फिर आपके पास एक वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, तो अगर इस तरह की वैल्यू होगी तो आपका कैलकुलेटर उसे क्या शो करेगा, 0, यानी उन दो के दरमियान डिफरेंसेस को वो लेगा 0, और अगर वो डिवाइड में 0 आ गया तो होगा क्या, वो आपको एरर दे देगा। ठीक है ना, आपका कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा। ये इस सिनेरियो के अंदर हो सकता है। आप सोचें कि अगर डिफरेंस टेबल की x और y की वैल्यू जो आपको डिफाइन की जा रही है वो 1 और 1.0000000 बहुत सारे यहाँ पे 0 हैं, ये x की वैल्यू है। ठीक है, मैंने लाइन से बाहर ले गया मैं, और यहाँ है 5। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, फर्स्ट करें 1 पे है 6 और 1.0000005 पर है आपके पास 6.3, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, 6.3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। मसला ये है कि इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेटर के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो डिवाइडेड बाय 0 ये मसला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये मसला कहीं पर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन दो वैल्यूज की वजह से, दो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, दो साथ साथ वैल्यूज जो लिखी जा रही है उन दोनों वैल्यूज के साथ ही आ जाए। बाद में हो सकता है डिवाइड डिफरेंस का कोई ऐसा मसला आ जाए कि डिवाइड में जो डिफरेंस बन रहा हो वो 0 के इक्विवेलेंट हो, अप्रोक्सीमेटली 0। तो अप्रोक्सीमेटली 0 की वजह से कैलकुलेटर क्या देगा आपको, एरर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं। ठीक है ना, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप कुछ भी कह लें इसको, तो कैलकुलेटर तो एरर दे देगा। एरर दे दिया इसका मतलब आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकती।
तो ये मसला है जो कि डिवाइडेड डिफरेंस का आता है डिफरेंसेस की वजह से। अगर माइनर डिफरेंसेस हों वैल्यूज में तो ये मसला आ जाया करता है। इस माइनर डिफरेंसेस को ओवरकम किया है या काउंटर किया है लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ने, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग भी रोक रहा हूँ और लेक्चर को फिलहाल रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज जो है वो फिर वीडियो अपलोड कर सकूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।